स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप 8वीं कक्षा में है और मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मैथ में जो एक चैप्टर है त्रिकोणमिति से भी मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज इस चैप्टर को हम बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक से इसके बारे में बताएंगे। और अगर आप 10th क्लास में है तब भी जो है उसमें त्रिकोणमिति एक चैप्टर है 8.1 प्रश्नावली में, तो उसमें काफ़ी सारा सवाल त्रिकोणमिति से है। तो इसलिए अगर आप चाहे 8 में है, चाहे 9th में है या 10th में है या आप 11th 12th में है और मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको त्रिकोणमिति ज़रूर सीखनी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बेसिक से बताएंगे और बेसिक जानकारी होनी चाहिए तब जा कर के आप सवाल बना पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं त्रिकोणमिति क्या है? गणित का एक शाखा है। जिस तरह से क्षेत्रमिति होता है, इसके बाद अंक गणित होता है, बीज गणित होता है, ज्यामिति होता है, उसी तरह से त्रिकोणमिति भी गणित का एक शाखा है और इसमें जो है इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल में जानते हैं, बेसिक से जानते हैं। तो चलिए, त्रिकोणमिति में 3 शब्द हैं। अगर इसको अलग अलग करें तो त्रिकोणमिति, तो 3 शब्द निकल के आते हैं, त्रिकोण और मिति। इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण ही रहने देते हैं, और मिति माना होता है मापन या माप कर देते हैं, इसको अच्छा रहेगा। तो त्रिकोणमिति मतलब हुआ 3 कोण माप। इसका मतलब अर्थ निकल के आता है 3 कोण की माप। तो अब 3 कोण की माप की बात की जाती है तो 3 कोण की माप कहाँ होती है? त्रिभुज में होती है। 3 कोण की माप की बात कहाँ होती है? त्रिभुज में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार का होता है: समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो 6 प्रकार में से खास तौर से हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में। और भी त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे कि एक न्यून कोण त्रिभुज लेते हैं। अगर इसका हमको त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्ययन करना है तो बीच में लंब खींचेंगे तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज, तब जाके इसका अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक अभी हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक में यही याद रखना है आपको कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, खास तौर से समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि एक समकोण त्रिभुज हम ले लिए। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का ले लिए, एक रेखा पड़ी हो एक रेखा खड़ी हो तो 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये कोण अगर 90 डिग्री तो ये समकोण त्रिभुज है। चलिए इसका कुछ नाम रख देते हैं, A B C। अब सवाल आता है कि त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से हुई। ये जानना जरूरी है ताकि इसमें, क्योंकि आगे हम बताएंगे साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, तो आप पूछेंगे ये साइन कोस टेन कहाँ से आता है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब आपको अभी मिलने वाला है कि आता कहाँ से है, क्या प्रयोग है इसका। तो चलिए बताते हैं। तो त्रिकोणमिति की जो शुरुआत हुई भारत में तो उसके जन्मदाता है आर्यभट्ट। आपने नाम सुना होगा, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ जिन्होंने दशमलव और शून्य की खोज की थी। तो ऐसे ही महान गणितज्ञ जिन्होंने त्रिकोणमिति की आधारशिला रखी भारत में, तो उसने जो है एक समकोण त्रिभुज बनाया, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसका, और त्रिभुज में क्या होता है, जैसे ABC रख दिए तो भुजा का नाम AB हो गया, BC हो गया, AC हो गया। लेकिन समकोण त्रिभुज में कुछ खास होता है। खास क्या होता है कि इसके भुजा के स्पेशल नाम होते हैं और त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि देखिए आर्यभट्ट ने क्या किया, त्रिभुज बनाने के बाद देखा अरे तो ये इस तरह से उसको लगा कि ये आसन है और ये दोनों भुजा उस पर आसन लगा के बैठा हुआ है ना। ये आसन है और ये दोनों लग रहा है कि ये दोनों भुजा इस पे बैठा हुआ। तो इस भुजा का नाम रख दिया आसन भुजा। इस भुजा का क्या नाम रख दिया? आसन भुजा। थोड़ा ठीक से देखने पे ये भी लगता है कि ये एक आधार है और इस पे ये दोनों टिका हुआ। अगर ये नहीं रहेगा तो ये दोनों टिका हुआ नहीं रहेगा। तो ये आधार है और उसी आधार पे ये दोनों भुजा टिका हुआ। तो इसका दूसरा नाम रख दिया आधार। आसन भुजा का ही दूसरा नाम क्या हो गया? आधार हो गया।
अब ये आधार हो गया, और इस भुजा को देखें तो आधार के सम्मुख में है, सम्मुख मतलब सामने सामने है, तो सम्मुख में है तो इसलिए इसका नाम रख दिया सम्मुख भुजा। और साथ साथ ये लंब भी है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसको लंब बोलते हैं, तो इसलिए जो है ये लंब भी है इस भुजा पर, बीसी पर, ये पर लंब है भी, तो इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया लंब। तो आसन भुजा और आधार इसका नाम हो गया, दूसरा इसका हो गया सम्मुख भुजा और लंब। और बच गया सब जो ये तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा का क्या नाम रखे, तो तीसरी भुजा का पांडव 5 भाई थे, लेकिन एक और भाई था उसका जो सबसे बड़ा, कुंती का एक और पुत्र था जिसका नाम था कर्ण, जो महाभारत में कौरव की तरफ से लड़ा था, तो कर्ण सबसे बड़ा था, इसीलिए इसमें जो है इसका नाम रख दिया कर्ण। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज के भुजा का नाम हो गया। अब देखिए क्या होता है कि आसन भुजा थोड़ा बड़ा नाम हो गया, तो बड़ा नाम लोग नहीं बोलते हैं ज़्यादा, छोटा नाम से काम चलाते हैं। जैसे मेरा नाम है श्रवण कुमार सागर, तो लोग इतना तो नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे श्रवण। तो इसी तरह से आसन भुजा नहीं बोल करके लोग इसको क्या बोलते हैं, आधार के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। और ये भी सम्मुख भुजा थोड़ा बड़ा हो गया तो इसलिए इसको लंब के नाम से जानते हैं, और ये कर्ण तो कर्ण है ही। तो इस तरह से हो गया 3 भुजा, लंब, कर्ण और आधार, ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम हो गया। इसी चीज़ को अगर अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं तो इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्ज बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस तरह से इसका अंग्रेजी में नामांकन हो गया। तो हम लोग हिंदी के आधार पे ही बताएंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम में बता रहे हैं, तो फिर भी आप जानकारी के लिए याद रख लें, आधार को बेस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेन्ज। तो इस तरह से हो गया इसका नामांकन। इसके बाद ये तो भुजा का नाम हो गया। अब ई कोण का तो नाम तो है ही 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे बच जाते हैं 2 न्यून कोण, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा और एक ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कोण जो होगा ये 90 डिग्री से कम का कोण होगा, 90 डिग्री से कम का कोण होगा। क्योंकि अगर हम इसको 90 मान लेते हैं तो 90 90 180 दुइयों कोण में 180 हो जाएगा, तो नहीं हो सकता है त्रिभुज की रचना। तो इसलिए जो है 90 से कम होगा, और ये भी 90 से कम होगा। तो 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, तो इसका मतलब ये न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, दिया नहीं है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं इसको थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा न्यून कोण को दर्शाने के लिए एक चिन्ह है, एक संकेत है जो ये दर्शा रहा है कि यह कोण न्यून कोण है। तो इसके लिए संकेत प्रयोग करते हैं जिसको थीटा बोला जाता है। तो 90 डिग्री और थीटा के बीच में जो भुजा होता है उसको आधार बोलते हैं, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। यह बात आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, देखिए अगर इसी त्रिभुज को हम इस तरह से बनाएं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको न्यून कोण यानी थीटा कह देते हैं, तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अभी बताए थीटा के सामने जो होता है, सम्मुख जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और 90 डिग्री यानी समकोण और थीटा के बीच में जो भुजा होगा वो आधार हो जाएगा। तो ये डिपेंड, आधार और लंब फिक्स नहीं है, आधार और लंब डिपेंड करता है कि थीटा किसको माना गया, न्यून कोण किसको माना गया है। तो न्यून कोण और इसके बीच में जो 90 डिग्री के बीच में जो होगा वो आधार होगा। यह सवाल में स्पष्ट रूप से दिया रहेगा। तो लंब और आधार बदल सकता है, वो थीटा पे डिपेंड करेगा। और दूसरी बात है कि कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण जो सबसे बड़ा भुजा होगा वही हमेशा रहेगा, चाहे त्रिभुज को हम किसी भी एंगल से बना ले, किसी भी तरीक़ा से बना ले। तो लंब और आधार डिसाइड करना है थीटा के आधार पे, और उसके बाद कर्ण फिक्स रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है, क्योंकि सवाल में इसका ज़रूरत होगा। तो आप कहेंगे नीचे वाला आधार होता है, ये ज़रूरी नहीं है, आधार इधर भी हो सकता है। कैसे, अब मान लीजिए इधर से त्रिभुज को उधर रख दिया, अगर हम इस साइड से देखें तो ये लग रहा है ना कि इधर से त्रिभुज उस पर रखा हुआ है, तो ये हो गया आधार, तब उस कंडीशन में ये लंब हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर थीटा माने तो ये कोण कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक कोण ऑलरेडी 90 है, दूसरा क्या है थीटा है,
और तीसरा नहीं पता तो मान लेते हैं x है, और तीनों मिल के कितना होता है 180 होता है। तो अगर इसको निकालेंगे तो x प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, अगर हम इसको उधर ले जाएं, 90 को उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा प्लस x बराबर हो जाएगा 90, क्योंकि 90 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 180 में से 90 घटाएंगे 90, तो इधर x का मान तब क्या निकल जाएगा 90 माइनस थीटा को उधर ले जाएंगे प्लस में माइनस में आएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये तीसरा कोण कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से इसको हम मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारा 3 भुजा हो गया, 3 कोण हो गया। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर जानकारी होगा। अब इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, शायद इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अब देखिए, इसका 3 भुजा हो गया और 3 कोण हो गया, 3 भुजा और 3 कोण हो गया। तो 3 भुजा और 3 कोण है तो इसके बीच में संबंध भी तो कोई होगा। जैसे मैं हूँ और मेरे पापा है, तो हम दोनों के बीच में संबंध है। मैं उसका बेटा हूँ और वो मेरे पिता है, तो 2 संबंध यहाँ निर्धारित होता है। मैं हूँ और मेरी माँ है, तो वो मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ, तो यहाँ संबंध होता है। तो उसी तरह से यहाँ 3 भुजा और 3 कोण है, तो सबके बीच में क्या होगा संबंध होगा, यानी अनुपात होगा। तो उस अनुपात का भी नाम रखा आर्यभट्ट ने। तो उस अनुपात का नाम क्या रखा? अच्छा 3 भुजा है 3 कोण है, 3 तब तो 3 3 6 सदस्य हो गया, तो इसके बीच में कोई संबंध भी होगा। तो चलो इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो भुजा और कोण के बीच में जो संबंध है यानी अनुपात है, तो उसका नाम आर्यभट्ट ने क्या रखा, चलिए देखते हैं। पहला जो संबंध है उसका नाम रखा जया। पहला संबंध का नाम क्या रखा? जया। दूसरा संबंध का नाम रखा कोजया, और तीसरा का नाम रखा स्पर्श जया। तीसरा का क्या नाम हो गया? स्पर्श जया। और चौथा संबंध का नाम रखा व्यू जया। एक साथ कर देते हैं। पांचवा का नाम रखा व्यू को जया। देखिए कितना अटपटा नाम रखा आर्यभट्ट ने। और छठा का नाम रखा कोटि स्पर्श जया। चलिए ये 6 संबंध जो कोण और भुजा के बीच में है, आर्यभट्ट जी ने इसका नाम तो रख दिया, लेकिन नाम बड़ा अटपटा रख दिया, तो विद्यार्थी को बहुत दिक्कत होता था। इसको क्या किया, एक अंग्रेज दूसरे पश्चिमी देश के गणितज्ञ था हिप्पोरकस, उसने इसका नाम क्या किया, अंग्रेजी में रख दिया। तो अंग्रेजी में इसका नाम हो गया, जया का नाम रखा साइन, इसका नाम रखा कोसाइन, इसका नाम रखा टेंजेंट, और इसका नाम रखा कोसेकेंट, उसके बाद हो गया सेकेंट, और इसको रख दिया कोटेंजेंट। तो इस तरह से नाम रख दिया अंग्रेजी में इसका। फिर भी ये देखने में बड़ा नाम लगता है, अभी तो ये बड़ा है, इसका नाम रखने के बाद ये भी विद्यार्थी के लिए समस्या हो गया, कितना बड़ा नाम याद कैसे रखेंगे, बहुत सारा याद रखना पड़ेगा। तो इसको आसान भाषा में क्या कर दिया, साइन को लिख दिया SIN साइन, इसको लिख दिया कॉस, इसको लिख दिया टेन, इसको लिख दिया कोसेक। अब देख यहाँ कॉस तो COS तो ले लिया था 3 अक्षर, अगर यहाँ भी 3 अक्षर लेता तो सेम चीज़ हो जाता है, इसलिए इसमें 5 अक्षर ले लिया तो हो गया कोसेक। इसमें से 3 लेटर ले लिया सेक, और ये हो गया कॉट। तो इस तरह से यहाँ से आया साइन कोस टेन कोसेक सेक। तो विद्यार्थी जो है ये साइन कोस टेन ये देखते हैं ये सब क्या होता है, कहाँ से आता है। तो ये जो समकोण त्रिभुज में भुजा और उसके बाद जो है
कोण के अनुपात का नाम है, तो पहले हिंदी में रखा और फिर उसी का अंग्रेजी में कर दिया गया है। तो यहाँ से ये साइन कोस टेन कोसेक सेक स्क्वाट ये आया है। अब इसमें क्या है कि इसमें कोण तो दिया नहीं था, तो थीटा मान के चले थे, तो इसलिए इसमें लगा देते हैं थीटा। या जरूरी नहीं कि थीटा लगाएंगे, इसमें बीटा भी लगा सकते हैं, अल्फ़ा भी लगा सकते हैं, गामा भी लगा सकते हैं, साइन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये बस एक चिन्ह है, तो जो चिन्ह दिया रहेगा वो लगाना है, सवाल में जो दिया रहेगा। और यहाँ पे हम ABC भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर था समकोण त्रिभुज तो इसमें हम ABC रखे थे, तो हम यहाँ पे इसको साइन C भी लिख सकते हैं, या साइन A या साइन B, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या नहीं तो थीटा मान के चले हैं तो थीटा लिख देंगे। तो इसको, ये तो बस एक संकेत है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं या जो सवाल में दिया रहेगा वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आ गया साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। अब ये सवाल आता है कि अच्छा साइन तो आ गया, कॉस तो आ गया, लेकिन ये साइन किसके किसके बीच के संबंध को दर्शा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये भी तो पता चलना चाहिए। अच्छा बेटा है तो किसका रिश्ता है, किसके साथ किसका रिश्ता है? तो देखिए साइन का जो है यह है लंब बटे कर्ण का। साइन क्या होता है? साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, और ये होता है आधार बटे कर्ण। यह एक फॉर्मूला है, इसके आधार पे आपको सवाल बनाना है। और ये हो गया लंब बटे आधार, उसके बाद हो गया ये कर्ण बटे लंब, ये हो गया आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, और ये जो है ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो अब ये सवाल आता है कि अब ये तो बड़ा कठिन हो गया, तो इसको याद कैसे रखेंगे? लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, ये इस तरह से आ गया। तो इसको याद करने का एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक है, जो शायद आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, लाल बटा कक्का। लाल बटा होता है कक्का, ये इसको याद रखने का फॉर्मूला है। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये साइन थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। अब देखिए कैसे, अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसको कैसे याद रखना है? बड़ा आसान है। देखिए साइन कॉस टेन, ये तीनों लड़का है, कोसेक सेक कॉट ये लड़की है। अब इसकी शादी कराते हैं, तो साइन है बड़ा, तो इसको कहा जाओ तो अपने पसंद का लड़की खोज लो। तो देखा साइन हम बड़े हैं, तो इसमें बड़ा वाला को खोजा, तो इसमें 5 अक्षर था, इसमें 3, इसमें 3, तो ये 5 ठो वाला को चुन लिया। तो साइन का हो गया कोसेक, यानी साइन की पत्नी हो गई कोसेक। अब कॉस का, कॉस जो है ये गुण मिलाया, ये सी है एस है, इसमें भी एस है सी है, तो दोनों में दो दो गुण मिल रहे थे, दो दो लेटर मिल रहा था, तो ये इसको पसंद कर लिया। और टेन वाला क्या किया, का हम में भी टी है और तुम में भी टी है, दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएंगे टी टी, और करेंगे टी टी मतलब टिकट चेक करने वाला ट्रेन में। तो ये इसमें टी है इसमें टी है, तो ये दोनों मिल गया। तो ये टेन का उल्टा हो गया कॉट, और इस दोनों में गुण मिलता है, सी है और एस है, इसमें भी सी एस है, और ये सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा वाला चुन लिया। तो इस तरह से हम इसको उल्टा याद रख सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब देखिए साइन थीटा का याद रखना है, क्या होता है? तो एल बटे के, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण आ गया। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा तो कर्ण बटा लंब, इधर से देख लेंगे, सेक थीटा तो कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा तो आधार बटा लंब। और इस ट्रिक से आप आसानी से इस सूत्र को याद रख सकते हैं, और इस सूत्र की मदद से हम सवाल बनाएंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आप जान लिए कि ये कहाँ से आया। कुछ और फार्मूला बनाते हैं जो त्रिकोणमिति में बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति तो फार्मूला पे ही आधारित है। अभी हम बताए थे साइन का उल्टा क्या है, साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। देखिए
जैसे 3 है और 3 का उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, अगर इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा 1/3, यानी 3 का उल्टा क्या होगा 1/3। और किसी संख्या का विपरीत को अगर गुना किया जाए ना तो वह 1 होता है, क्योंकि ये 3 3 कट जाएगा तो 1 होता है। तो साइन का उल्टा है कोसेक, तो साइन का उल्टा है कोसेक, तो इसको साइन को अगर कोसेक से गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यह एक फार्मूला बन गया। इसी से और फार्मूला बना लेते हैं। अगर सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना हो तो 1 तो इधर पहले से है, ये गुणाम है तो किस में जाता है समीकरण में, भाग में जाता है। तो एक फार्मूला ये हो गया, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। एक कोसेक थीटा का बना लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो यहाँ पहले से है, साइन थीटा गुना में इसको भाग में कर देते हैं। तो एक फार्मूला ये हो गया, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और बना लेते हैं, कॉस थीटा का उल्टा क्या था, सेक थीटा, तो ये भी उस तरह से होगा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो फिर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। उसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तब, 1/कॉस थीटा। उसी तरह से और सूत्र बना लेते हैं। टेन का उल्टा क्या था, कॉट, तो ये हो जाएगा टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। तो उसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। तो इस तरह से हमारा 9 और फार्मूला बन गया, जो त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से 6 फार्मूला ये हो गया और 9 ये हो गया। तो 9 6 हो गया 15 फार्मूला। कुछ और जो फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा वो देख लीजिए। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद होता है हाथ से छूटा बर्तन नीचे गिरा बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 ये बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। इसके बाद जो है एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक होता है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसको उल्टा दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये कुछ सूत्र है जो आपको याद रखना है त्रिकोणमिति चैप्टर में। तो 14 ये हो गया, 6 ये हो गया, 14 6 हो गया 20। और इससे ये 3 को बेसिक फार्मूला, इससे और भी कई सारे सूत्र बन सकते हैं। जैसे अगर इसमें हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको उधर कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक फार्मूला बन जाएगा। अगर सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना है तो अंदर रूट लगा देंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक हो गया तो इससे हमारा काम चल जाएगा। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में लिख लेंगे, या अगर आपके पास गाइड अवेलेबल है तो उसमें भी होगा, या आपके पास कोई सूत्र का किताब है तो उसमें भी दिया रहता है। तो कहाँ से आया मैं ये इसको बता दिया हूँ। चलिए अब कुछ आगे और फार्मूला को देखते हैं। एक और गणितज्ञ हुए जिसका नाम था पाइथागोरस। और इसने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, के दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह एक प्रमेय दिया था पाइथागोरस ने। इसको अगर हम इस तरह से लिखें, कर्ण का वर्ग जो होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये अन्य दो भुजा क्या बचता है, लंब और आधार। तो लंब और आधार का जो वर्ग होता है इसका जो योग होता है, योग मतलब जोड़, के बराबर होता है। तो यह एक
फॉर्मूला दे दिया था पाइथागोरस ने, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यह है पाइथागोरस प्रमेय। अब इस प्रमेय से 3 सूत्र निकलते हैं। अगर हमको लंब निकालना है या कर्ण निकालना है या आधार निकालना है तो इससे बन जाएगा 3 फार्मूला, और उस तीनों का भी ज़रूरत है त्रिकोणमिति में। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा 3 फार्मूला इससे बनता है। तो अगर हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, इधर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये कर्ण में से हम क्या किए, स्क्वायर को हटा दिए। तो स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो बराबर की साइड आता है अंदर रूट में आता है। तो एक सूत्र बन गया कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगला सूत्र हो जाएगा आधार बराबर अगर रहेगा तो निकालने के लिए आधार बराबर सूत्र हो जाएगा अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और एक और बना देते हैं, अगर हमको लंब निकालना हो तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से 3 और फार्मूला बन गया, और ये तीनों का भी ज़रूरत है। तो इस तीनों से भी हमको सवाल में ज़रूरत पड़ेगा। तो कुल जितना भी फार्मूला चाहिए था मैंने सारा बता दिया।